लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि दुश्मन की सेना उसके दरवाजे पर आ गई है। उसे और भी ज्यादा हताश इस बात ने किया कि वे उस नए अधिकारी के रहने के लिए एक कमरे पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। जब उसने सोचा कि आक्रमणकारी उसके ही घर में रहना चाहता है, तो लड़की उस बेपर्दा अधिकारी के लिए नफरत से भर गई। हालांकि दुश्मन ने जेनी के माता पिता का कमरा चुना था। हालांकि उसके माता पिता इस युद्ध में बहुत पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन वह और उसके दादा ही ऐसे लोग थे जिन पर वह निर्भर थी। लेकिन वह रोज कमरा साफ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता की छवि अभी भी मौजूद है, लेकिन अब इस एकमात्र विचार को बेरहमी से कुचल दिया गया है। इससे दुश्मन के अधिकारियों के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, जो युद्ध हार चुकी थी, वो अपने आक्रोश और गुस्से को निगल नहीं पा रही थी। शायद ये दमन और दर्द बहुत भारी था। इस साल फ्रांस में सर्दी बेहद ठंडी थी। आग भले ही प्रचंड हो, घर की ठंडक को दूर नहीं कर सकती थी। एक दूसरे की आत्माओं को थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए जेनी ने बाख का एक प्रस्तावना बजाया। उदास धुन ठंडी हवा में धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतहीन दुख और लालसा की बात कर रही हो। लेकिन इस समय दोनों पोते पोतियों को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक कार धीरे धीरे आ रही थी। शायद पियानो की आवाज बहुत मनमोहक थी, इसलिए उसने अनजाने में ही अपनी गति धीमी कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सुंदरता को भंग करने से डर रही हो। काफी देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। हालांकि जैसे ही उसकी आकृति प्रकट हुई, पियानो की मूल मधुर ध्वनि बंद हो गई। जेनी की आंखें घबराहट और गुस्से से भरी थीं। दुश्मन के खिलाफ मौन उसका हथियार बन गया। हालांकि ये उन नाजियों से बिल्कुल अलग था जिनकी उसने कल्पना की थी। वह विनम्र थी और फ्रेंच में धारा प्रवाह थी। उसके शब्द बेबसी और पश्चाताप से भरे थे। उसने बताया कि वो अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन कर रही थी। अगर सैन्य आदेश न होता तो वो कभी भी उनकी मूल शांति भंग नहीं करती। सैन्य अधिकारी के सच्चे शब्दों के बावजूद दोनों पोते पोतियां चुप रहे, और वोना के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर जेनी उसे उसके माता पिता के कमरे में ले गई। वोना ने चारों